हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा गुप्त साम्राज्य की तीसरी वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं पूरे जोश एनर्जी के साथ। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं गुप्त कालीन राजनैतिक व्यवस्था के बारे में, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि वहां पे लोग किस तरह से प्रशासन करते थे, वहां का शासन प्रशासन किस तरीके से चलता था, उसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने गुप्त साम्राज्य की 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा करके वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों आप सब लोगों को पता है हम लोग लूसेंट जीके की पूरी महामैराथन सीरीज को लेकर के चल रहे हैं और इसमें जो है हम लोग आज लेक्चर नंबर 53 डिस्कस करेंगे। टोटल 52 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूं। तो दोस्तों चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो दोस्तों हमें पढ़ना है गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ना है। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करता हूं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ रखा है। दोस्तों हम लोग पहली वीडियो में क्या डिस्कस किया, हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में यानी कि गुप्त एम्पायर के बारे में हमने सबसे पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया। इसका हमने क्या देखा, इसका हमने देखा इंट्रोडक्शन मतलब परिचय देखा कि इंट्रोडक्शन में आपके गुप्त साम्राज्य कैसे आया था, किसके बाद जो है गुप्त साम्राज्य किस तरह से हमारे यहाँ जो है डेवलप हुआ था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद दोस्तों हमने डिस्कस किया था गुप्त साम्राज्य में जितने किंग हुए हैं, जितने राजा हुए हैं, जितने शासक हुए हैं, उनके बारे में हमने उनकी पूरी जन्म कुंडली पढ़ी थी कि श्रीगुप्त कौन थे। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, आप समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। तो ऐसे जितने भी राजाएं थे, करीब 4-5 राजाओं के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली और इस जानकारी को लेने के बाद आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो राजा थे वो किस तरह से गुप्त साम्राज्य को चलाते थे। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में होता क्या है कि प्रधानमंत्री होता है जो सबसे हेड होता है, पूरे इंडिया का हेड कौन है, इंडिया के पीएम हैं, वो आपके मोदी जी हैं। तो मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे केंद्रीय प्रशासन यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। उसके बाद जो है आपका राज्य सरकार आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक की बात आती है और ब्लॉक से हम चलते हैं गांव तक। तो उसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य में कैसे चलता था सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई को अगर देखा जाए तो सबसे पहले देश हुआ करता था, यानी कि यदि मगध वाला इलाका है या फिर गुप्त साम्राज्य में उज्जैन वाला इलाका है, तो उज्जैन में जितना जगह है ना उसको हम क्या बोलेंगे, पूरा देश है। गुप्त साम्राज्य का देश हुआ करता था और उस देश के क्या होते थे, राजा होते थे जिसको हम शासक बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों देश के बाद आपको प्रांतीय प्रशासन में देखने के लिए मिलेगा जिसको हम राज्य कहते हैं आज की भाषा में। उस समय उसको बोलते थे भुक्ति। क्या बोलते थे दोस्तों, भुक्ति बोलते थे। उसके बाद विषय क्या होता था, विषय जैसे जिला हो गया, अभी प्रेजेंट टाइम में हम जिला बोलते हैं, तो उस समय जिला को वो लोग विषय बोलते थे। और उसके बाद जो हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, जो क्षेत्र बोलते हैं, एरिया जो होता है, वो लोग पेठ बोलते थे। उसको क्या बोलते थे, पेठ बोलते थे। और जो गांव था उसको क्या बोलते थे, ग्राम बोलते थे। अब देखिए इस सभी सिस्टम पे कोई ना कोई राज करता था। जैसे देश पे कौन राज करता है, पीएम। तो उस समय देश पे जो राज करते थे उनको गोपना या गोपत्री बोला जाता था। तो ये चीज ध्यान देना है आपको। भुक्ति को उपरीक बोलते थे। इसमें जो है विषय को विषयपति बोला जाता था। पेठ पर जो है हुकूमत जमाने वाले को पेठपति बोलते थे। और ग्राम का जो मुखिया होता था उसको हम क्या बोलते थे, ग्रामपति बोलते थे। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा कि जब आप इस प्रशासनिक इकाई के बारे में समझेंगे। अब दोस्तों आगे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि देश में जो केंद्रीय प्रशासन था वो किस तरह से चलता था। केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। भुक्ति में यानी कि जो प्रांतीय प्रशासन है उसमें राजपाट कैसे करते थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो आपका एक फ्लो चार्ट बन गया कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं। तो सबसे पहले हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे, प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे और विषय पेठ ग्राम के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे गुप्तकालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं दोस्तों पहले केंद्रीय प्रशासन के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग गुप्तकालीन साम्राज्य की केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों केंद्र में जो सबसे पहली चीज आती थी वो होता था देश, और देश का जो मुखिया होता था
उसी को हम क्या बोलते थे, वही जो है उस पूरे गुप्त साम्राज्य का राजा होता था। तो देश का जो प्रमुख होता था, चीफ ऑफ कंट्री को हम क्या बोलते थे कि वही क्या है, वही किंग है, वही राजा है। शासन का जो आधार था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शासन का आधार था राज तत्व का देवीकरण, डिवाइन लाइमेंट ऑफ द किंगडम एलिमेंट। देखिए इसका मतलब क्या है, बहुत बच्चे तो ये वर्ड पढ़ के घबरा गए होंगे कि इसका सर मीनिंग बताइए। इसका मतलब ये है ना कि जो राजा हुआ करते थे वो अपने आप को देवता से बिलोंग करते थे। वो बोलते थे कि हम जो है देव पुत्र हैं, हम जो है देवी देवताओं से हमारा जो है रिलेशन है, संबंध है, ऐसा जो है वो समाज में बात ऐसा फैलाते थे। उससे ये होता था कि समाज में जो भी लोग होते थे वो राजा से जुड़ने की प्रयास करते थे कि भाई ये जो है इनका संबंध किससे है, देवता से है। तो यानी कि राज तत्व का देवीकरण जो है, जितने भी राजा हुआ करते थे वो अपने आप को देव से जुड़ा हुआ बताते थे। तो ऐसे में जो है उनका शासन करना जो है बहुत ही ईजिली हो जाता था। दोस्तों हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन में कुछ प्रमुख मंत्री थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो मंत्री इंपॉर्टेंट है, वो जो है आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं कुमार मात्य। ये जो है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यानी कि प्रशासन की पूरी देख रेख करना इनका काम होता था, तो इनको हम कुमार मात्य बोलते थे। जो महादंड नायक हैं दूसरे नंबर पर आते थे, ये युद्ध एवं न्याय के सर्वोच्च अधिकारी थे। यानी कि यदि कहीं युद्ध हो गया, किसी को न्याय दिलाना है, अन्याय हो रहा है किसी के साथ, उसका जो अधिकारी आप जज बोल सकते हो आज के टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे महादंड नायक। यानी कि दंड को बताने वाला, उसको महादंड नायक बोलते थे। गुप्त साम्राज्य की बात चल रही है, ठीक है। दंड पासिक बोलते थे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को। जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था उनको हम दंड पासिक बोलते थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है वो है महासंधि विग्रहिक। इसको हम वैदेशिक नीति के अधिकारी को, यानी कि विदेश के से कोई बातें आ रही है, किसी दूसरे साम्राज्य से रिलेटेड कोई चर्चा है, उस पे जो है मुहिम डालना किसका काम होता था, महासंधि विग्रहिक का काम होता था। तो ये ध्यान रखिएगा। पांचवा है दोस्तों महाबलाधिकृत। ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो भी सेनाएं होती थी उस समय गुप्त साम्राज्य में, उसका जो प्रमुख अधिकारी था उसको हम महाबलाधिकृत बोलते थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सारी चीज आपकी स्क्रीन पे शो रही होगी, ठीक है। अग्रहारिक, ये दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। यानी कि दान देना, ये दान कितना देना है किसी को, कितना नहीं देना है, गुप्त साम्राज्य में आपको दान देखने के लिए मिलेगा। ब्राह्मणों को पूरा ग्राम ही दान मतलब दिया गया है, ऐसा आप भी पढ़ेंगे जब उसके समाज के बारे में पढ़ेंगे कि ब्राह्मण लोग जो हुआ करते थे, गुप्त साम्राज्य के जो राजा होते थे, वो पूरे गाँव को ही दान में दे देते थे। तो दान का जो अधिकारी था वो जो है आपका अग्रहारिक था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रमुख मंत्री कौन कौन थे। तो ये रहा केंद्रीय प्रशासन। बात करते हैं दोस्तों प्रांतीय प्रशासन के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो गुप्त साम्राज्य की समाज व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में। हाँ तो दोस्तों प्रांतीय प्रशासन के बारे में हम इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें दोस्तों कि प्रांतीय प्रशासन जो होता था उसको क्या कहते थे, उसको हम क्या बोलते थे, भुक्त बोलते थे या फिर अवनी बोलते थे, जो कि मैंने आपको बता रखा है। प्रांतीय प्रशासन मतलब होता है दोस्तों राज्य का प्रशासन। जैसे प्रेजेंट टाइम में एक राज्य को देखने के लिए मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह से वहां पे प्रांतीय प्रशासन को राज्य नहीं कहते थे, उसको भुक्ति कहते थे। और वहां का जो प्रमुख होता था, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में राज्य का मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह से भुक्ति का जो प्रमुख होता है दोस्तों वो उपरीक कहलाता था। और ये राजकुल से संबंधित थे। ऐसा नहीं है कि चुनाव हुआ है और चुनाव से जो है आपके जो है उपरीक बनाए जाएंगे। वहां पे जो राजा रहता था उसी का कोई संबंधी, उसी का कोई जो है उसी के कुल से संबंधित रहता था, जो उपरीक बनाया जाता था, जो कि पूरा देख रेख करता था प्रांतीय प्रशासन में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बात करते हैं कुछ नोट विशेष के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है। सबसे पहला चीज, गुप्त काल में ही एक कायस्थ नामक नए वर्ग का उदय होता है। कायस्थ नामक वर्ग का उदय होता है, मतलब ब्राह्मण तो चल ही रहा था, क्षत्रिय चल रहा था, शूद्र चल रहा था, आपका एक और जो है वर्ग का उदय होता है जिसका नाम होता है कायस्थ। तो
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कायस्थ वर्ग का उदय गुप्त काल में ही हुआ था। और इस कायस्थ का काम क्या होता था, कार्य क्या होता था, लेखा जोखा करना। तो लेखा जोखा तो ब्राह्मण लोग करते थे पहले, लेकिन गुप्त काल में आपको कायस्थ लोग भी लेखा जोखा करते हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कायस्थ शब्द का प्रथम उल्लेख एक स्मृति में मिला है, एक स्मृति ग्रंथ है, उसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ। उसमें जो है प्रथम बार आपका कायस्थ शब्द का उल्लेख मिला है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा भी हो जा चुका है, जो है पीसीएस के एग्जाम में पूछा था ये, कि जो है कायस्थ शब्द का उल्लेख प्रथम बार किस जो है स्मृति में है, तो वो है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया। तो ये हो गया दोस्तों गुप्त कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि गुप्त कालीन समाज कैसा था, वहां के लोग किस तरह से रहते थे, वहां का समाज, बिहेवियर, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं गुप्त कालीन समाज के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं गुप्त कालीन समाज के बारे में, गुप्त सोसाइटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था का जो प्रचलन था वो जन्म आधार पे था। अब कर्म के आधार पे आपको देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में ही आपको देखने के लिए मिला कि जो राजा का बेटा था वही राजा बनता था, जो ब्राह्मण का बेटा है वही ब्राह्मण था, जो क्षत्रिय का बेटा होता था वो क्षत्रिय कहलाता था। ये मौर्य साम्राज्य में ही आपको देखने के लिए मिला। तो आपको गुप्त साम्राज्य में भी देखने के लिए मिलेगा कि जो भी वर्ण व्यवस्था होगा, जो समाज होगा वर्ण का, वो जन्म के आधार पे हो जाएगा, कर्म के आधार पर ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, भले ही वो व्यापार का काम करता हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, कर्म के आधार पे होता था। जब वेद हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी, कि जो है यदि आपका ब्राह्मण का बेटा है और वो जो है व्यापार का काम करता है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो वैश्य कहलाएगा, एक व्यापारी कहलाएगा। लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। गुप्त साम्राज्य में जन्म आधारित बर्थ बेस्ड सिस्टम था। दूसरी बात दोस्तों, फाहियान ने चंडाल का भी उल्लेख किया है। फाहियान मेंशन चांडाल, मैंने आपको इसकी पहली वाली वीडियो में बताया है कि चंडाल एक प्रकार की जाति का जो है उदय होता है गुप्त साम्राज्य में, जिसको बताया है फाहियान ने। फाहियान दोस्तों एक चीनी यात्री रहता है जो गुप्त साम्राज्य में, जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहता है तो उस समय एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम फाहियान रहता है। दोस्तों ये 15 सालों तक हमारे भारत में रहता है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में इन्होंने ये बताया है कि चंडाल जो है वो हुआ करते थे गुप्त साम्राज्य में, और चंडाल जब गली से गुजरते थे तो लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते थे। चंडाल को लोग छुआछूत की तरह देखते थे। तो इस तरह से जो है फाहियान ने बताया। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे अनटचेबिलिटी का भी जो है अभाव था, यानी कि छुआछूत का भी जो है नाम आपको देखने के लिए मिलेगा गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ब्राह्मणों को ग्राम दान दिया जाता था, ग्राम दान टू ब्राह्मण। दोस्तों गुप्त साम्राज्य के समाज में जो राजा हुआ करते थे वो ब्राह्मण को क्या देते थे, पूरा गांव ही दान देते थे। दोस्तों इसके पहले हमने पढ़ा है सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के जो शासक हुआ करते थे वो ब्राह्मणों को भूमि दान करते थे। हमने सातवाहन वंश जब पढ़ा था तो वहां पे मैंने बताया था कि जो सातवाहन वंश के राजा थे वो ब्राह्मण को भूमि दान किया करते थे। और आपको गुप्त साम्राज्य में देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ ब्राह्मण को भूमि नहीं, पूरा गांव ही दान दे दिया जा रहा है। तो ये चीज आपको नोटिस करना है, ये तीसरी बात है। चौथी बात है दोस्तों, शूद्रों की जो स्थिति थी उसमें सुधार आपको देखने के लिए मिलेगा, इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ शूद्र। तो शूद्र जो जाति थी उसमें जो है आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों स्त्रियों की स्थिति। देखिए दोस्तों किसी भी समाज के बारे में जानना है, चाहे वो कोई भी वंश हो या कोई भी जो है साम्राज्य चल रहा हो, तो वहां पे आप स्त्रियों की स्थिति को देखिए। स्त्रियों की स्थिति से पता चल जाएगा कि वहां का समाज कैसा था। तो यहाँ पे भी स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति थी। दोस्तों इनको पुराण सुनने का तो अधिकार था, लेकिन स्त्रियों में सती प्रथा, बाल विवाह, नियोग प्रथा, ये सारी जो प्रथाएं हैं, दास प्रथा, ये सारी प्रथाएं उस समय चल रही थी। और ये जो है स्त्री के लिए बहुत ही बड़ी जो है गलत चीज है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। बहुत ही दयनीय स्थिति थी। स्त्री को पुरुष का निजी संपत्ति मानते
थे। दोस्तों अगर देखा जाए तो आजकल के भी जो है टाइम में अभी भी आपको पुरुष और स्त्री में भेद देखने के लिए मिलता है। जितना छूट जो है वो पुरुष के पास है, उतना छूट स्त्री के पास नहीं है। पुरुष जो मन करता है वो कर लेता है, लेकिन स्त्री जो है एक तरह से घर की संपत्ति मानी जाती है। अगर पुरुष को कोई भी काम करना, वो अगर 10 बजे रात को आ रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है घर वालों को। लेकिन वहीं स्त्री अगर ऐसा काम करती है, घर की लड़कियां ऐसा काम करती हैं, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो है आपको छुआछूत। तो मैं सिगरेट और दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे भी जो है क्या होना चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए। यदि लड़का चाह रहा है जो करना, वो स्त्री को भी छूट देना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए कि स्त्री को दबाव डाल के रखिए आप घर में, ठीक है। तो ये अभी भी देखने के लिए मिलता है। तो उस समय भी आपको देखने के लिए मिला गुप्त साम्राज्य में कि जो स्त्रियों की वो दयनीय स्थिति थी, यानी कि स्त्री को पुरुष की निजी संपत्ति माना जाता था। जो भी चीज़ें होती थी सब पुरुष के नाम पे होती थी, स्त्री को बिल्कुल दूर रखा जाता था इन सभी चीज़ों के लिए। अगर ज़मीन है तो भी किसके नाम रहेगी, वो आपके पुरुष के नाम रहेगी। कोई काम हो रहा है तो पुरुष के ही नाम से होता था, स्त्री के नाम से कोई काम नहीं होता था। तो ये था गुप्तकालीन समाज के बारे में। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में कि वहाँ की भूमि कैसी थी, उपजाऊ थी कि नहीं, वहाँ सिंचाई कैसे होता था, वहाँ पे लोग कैसे जो है अनाज को उगाते थे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य के अर्थव्यवस्था के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, गुप्तास इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो है आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि गुप्त काल के कर कौन से लिए जाते थे, उसको हम क्या कहते थे, टैक्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो वो था दोस्तों विष्टि, उसको बोलते थे बलात् श्रम। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले टैक्स ऑफ गुप्त एम्पायर, उसको क्या बोलते थे, विष्टि बोलते थे। और दोस्तों ये राज्य के लिए बहुत ही अच्छा आय का स्रोत माना जाता था। तो आप कर जो होता है वो किसी भी देश के लिए, उसके विकास के लिए एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो टैक्स जो लिया करते थे उस समय के राजा राज्य के लिए, उसको हम क्या कहते थे, विष्टि कहते थे, बलात् श्रम कहते थे। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग करते थे। तो ये जो है क्या आपका यंत्र है। तो राहत मशीन यूज फॉर इरिगेशन, यानी कि वहाँ का जो सिंचाई वाला सिस्टम था, वहाँ पे एक रहट नाम की मशीन का यूज करते थे। आप जाइएगा गूगल पे सर्च करिएगा, आपको समझ में आएगा कि रहट मशीन क्या होती थी गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मुख्य व्यापारिक केंद्र, यानी कि जो मेन कॉमर्शियल प्लेस था वो कौन सी जगह थी, वो थी उज्जैन। तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा व्यापार आपको देखने के लिए मिलेगा गुप्त साम्राज्य के समय में। और गुप्त साम्राज्य में राजाओं ने सर्वाधिक जो है स्वर्ण सिक्कों को जारी किया था। और इन स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में क्या कहा गया है, दिनार कहा गया। तो यह ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुप्त साम्राज्य में राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। अभिलेख में इस स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया, यानी कि जो भी गुप्त साम्राज्य में स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई थी उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था क्या थी। अब दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सबसे लास्ट वीडियो आएगी गुप्त साम्राज्य की। वहाँ पर हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के धर्म के बारे में, वहाँ पर धर्म किस तरह से होता था। इन सभी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें छुटी हैं गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब वो गुप्त साम्राज्य का अंतिम वीडियो रहेगा और उसके बाद 2 से 3 वीडियो और आएंगी जिसमें हम वर्धन साम्राज्य के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। और जो है आपके कुछ और राजपूत वंश जो है आगे चल के बने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 2 से 3 वीडियो और आएगी, उसमें हमारा प्राचीन इतिहास जो है लूसेंट जीके का खत्म हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास को। दोस्तों प्राचीन इतिहास के अंतिम सीमा पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वीडियो हो सकता है लेंथ, तो 2 से 3 वीडियो में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना देर तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।